नमस्कार दोस्तों, आप बीती में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भयावह कहानियों का सफर मेरी जुबानी। आज की जो कहानी है वह मेरे ही एक रिश्तेदार की है जिनका नाम रामेश्वर प्रसाद है। जब उन्होंने मेरे इस चैनल पर ड्राइवरों से जुड़ी कहानियां सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई मुझे भी अपनी कहानी सुनानी है। तो चलिए अब यह कहानी रामेश्वर भाई के दृष्टिकोण से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद है और मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का रहने वाला हूँ। गांव में लोग मुझे प्यार से रामू कहकर भी बुलाते हैं। पेशे से मैं एक बस ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता, बल्कि मेरे पास अपनी खुद की बस है। आज मुझे बस चलाते हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में मैंने 3 बार अपनी बस बदली है। समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, इसलिए मैंने बसें बदली। पर इन 25 वर्षों में मुझे कभी भी बस चलाते समय डर का एहसास नहीं हुआ, चाहे दिन का समय हो या रात का। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मैं अब कभी भी रात के समय बस नहीं चलाता हूं। वह कोई साधारण डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत ही बड़ा भूतिया जाल था जिसमें उस रात मैं फंस गया था। परंतु मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद और उनकी कृपा थी जिससे मेरी उस रात जान बच गई, वरना शायद आज मैं भी भूत बनकर किसी को परेशान कर रहा होता। उस रात जो घटना मेरे साथ घटी, उसके बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर उस घटना में मैं मर जाता तो मैं निश्चित रूप से भूत या पिशाच ही बनता और लोगों को परेशान करता। अब आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि उस रात मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे मैं इतना दावे के साथ यह कह पा रहा हूं। इस बारे में आप इस कहानी में आगे जानेंगे कि उस दिन मेरे साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से मरने के बाद मैं भूत या पिशाच बनता और लोगों को परेशान करता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अब तक 3 बार बस बदली है और इस समय जो बस मेरे पास है वह मेरी तीसरी बस है। लेकिन यह घटना तब की है जब मेरे पास दूसरी बस थी। मुझे याद है कि यह बात सन 2012 की है, जब मैंने नई बस खरीदी थी। गांव की जितनी भी बुकिंग होती थी वह अधिकतर मेरे पास ही आती थी और गांव के सभी महत्वपूर्ण कामों के लिए लोग मेरी बस ही बुक करते थे। एक तो बस नई नई थी और इसके साथ ही मेरा गांव में लोगों के साथ हमेशा से अच्छा संबंध रहा है। इसी कारण यदि गांव में किसी को कहीं यात्रा करनी होती थी तो लोग मेरी ही बस बुक कर लेते थे। खासकर गांव की शादियों में मुझे पहले से पता रहता था कि फलां दिन पर शादी है और मुझे बस लेकर जाना ही है। जैसे अगर किसी लड़की की शादी होती थी तो लड़की वाले जब लग्न देने जाते थे तो अक्सर मेरी ही बस लेकर जाते थे, और अगर किसी लड़के की शादी होती थी तो उसकी बारात में भी मेरी ही बस बुक की जाती थी, क्योंकि उस समय गांव में मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अपनी बस थी। एक बार हमारे गांव में एक लड़के की शादी थी। लड़के के पिता ने मुझे लगभग 1 महीने पहले ही कह दिया था कि रामू भाई, बारात में तेरी बस ही लेकर चलनी है। मैंने भी उन्हें हाँ कह दी। जिस दिन उस लड़के की शादी थी उस दिन निर्धारित समय पर मैं बस लेकर गांव के मुख्य चौक पर पहुंच गया। गांव की ज्यादातर बारातें इसी चौक से रवाना होती थीं और मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेकर बारात को रवाना किया जाता था। उस दिन भी सभी बाराती जो मेरी बस में सफर करने वाले थे मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेकर बस में सवार हो गए और मुझसे चलने के लिए कहा। इसके बाद मैंने बस स्टार्ट की और हम बारात लेकर गांव से निकल गए। उस दिन मेरी बस में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी सवार थे। सभी हंसी खुशी लड़की वालों के गांव की तरफ जा रहे थे। वह गांव हमारे गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर था और इस दूरी को तय करने में लगभग 5 घंटे का समय लगने वाला था। चूंकि सफर लंबा था, मुझे अंदाजा था कि हम वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। कई जगहों पर तो आपने देखा होगा कि बारात जिस दिन जाती है उसी दिन रात में लौट भी आती है। सिर्फ दूल्हे के कुछ खास परिवारजन ही वहीं रुकते हैं और दूसरे दिन लौटते हैं। लेकिन हमारे गांव में जब भी बारात जाती है तो पूरी बारात उस रात लड़की वालों के यहाँ रुकती है और अगले दिन शाम तक अपने गांव लौटती है। उस दिन रात के लगभग 8 बजे हम लड़की वालों के गांव अमेठी में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जैसा कि शादियों में अक्सर होता है, परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग नाच गाने में मशगूल हो गए।
लेकिन मुझे तो अपनी बस का ध्यान रखना था, इसीलिए मैं चाय नाश्ता करने के बाद वापस अपनी बस में आकर आराम करने लगा। जब मैं चाय नाश्ता करके बस में लौटा तब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। इस बीच बारात भी बैंड बाजे के साथ लड़की के घर की ओर रवाना हो चुकी थी। बारात के निकलने के कुछ समय बाद मैंने सोचा कि क्यों न बस को थोड़ा आगे लड़की वालों के घर के करीब ले जाऊं और कोई अच्छी जगह देखकर वहीं खड़ा कर दूं। यह सोचकर मैंने बस स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बारात बैंड बाजे के साथ आगे जा चुकी थी और अब वह मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उस घने अंधेरे में सुनसान रास्ते पर मैं बस लेकर अकेला ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से पूछ लूं कि लड़की वालों का घर किस ओर है और यहाँ बस को खड़ा करने के लिए कोई सुरक्षित जगह है या नहीं। ये सोचकर मैं अपनी बस को उस आदमी के पास ले जाकर रोका और बैठे बैठे ही उस आदमी से पूछा, यहाँ बस खड़ी करने के लिए कोई अच्छी जगह है और वहां से लड़की का घर कितनी दूर है। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, आगे जाकर मोड़ पर एक पीपल का पेड़ आएगा, उस पीपल के पेड़ के पास खुला मैदान है, आप वहीं बस खड़ी कर सकते हैं। वहां से लड़की का घर लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है, आप आसानी से वहां पहुंच जाएंगे। मैंने उसे शुक्रिया कहा और बस लेकर उसने बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन मुझे उस आदमी को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब मैंने उसे सड़क पर खड़े देखा तो उसके हाथ में एक लालटेन थी और उसने एक मोटी कंबल ओढ़ रखी थी। दूर से देखकर मैंने सोचा कि आज के समय में भी लालटेन का इस्तेमाल कौन करता है, जब आजकल अधिकतर लोगों के पास टॉर्च होती है, और इतनी गर्मी में उसने इतनी भारी कंबल क्यों ओढ़ रखी है। पर मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना रास्ता जारी रखा। शायद उसकी तबीयत खराब होगी। पर इससे भी ज्यादा अचंभित मैं तब हुआ जब उस व्यक्ति के पास बस रोककर उससे रास्ता पूछा। जब मैंने बस को रोककर उससे बात की तो मेरी नजर उसके चेहरे पर गई। उसके चेहरे को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी है या औरत, क्योंकि उसके सिर के बाल महिलाओं की तरह लंबे थे। उसने अपने माथे पर एक मोटी काली बिंदी लगा रखी थी और होठों पर महिलाओं की तरह लिपस्टिक भी लगा रखी थी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि महिलाएं लाल या गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाती हैं, लेकिन उसने अपने होठों पर काले रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिससे उसके होंठ बिल्कुल काले दिख रहे थे। एक पल के लिए जब मैंने अचानक उसका चेहरा देखा तो मैं थोड़ा डर गया, लेकिन रास्ता पूछने के बाद मैं बस लेकर आगे बढ़ने लगा। जब मैं बस लेकर आगे बढ़ रहा था तो मैंने साइड मिरर में देखा कि वह व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर एकटक मेरी बस को देखे जा रहा था। उसने हाथ में एक जलती हुई लालटेन पकड़ी हुई थी, जिसकी हल्की रोशनी से वह घने अंधेरे में भी मुझे साइड मिरर में साफ दिख रहा था। लेकिन अब तक मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था कि आज मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। मुझे सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसा उसने मुझे बताया था, ठीक उसी तरह आगे एक मोड़ पर एक पीपल का पेड़ नजर आया और उसके पास थोड़ी साफ जगह भी दिखी। मैंने बस को उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया और वहीं से पैदल ही लड़की के घर की ओर खाने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर पैदल चलने के बाद मुझे दूर से ही लड़की वालों का घर दिखाई देने लगा। शादी वाले घर को कई तरह की सजावट से सजाया गया था और रंग बिरंगी लाइटें तथा संगीत सुनाई दे रहा था। वहां पहुंचने पर मुझे उस दूल्हे के पिता दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा, अरे रामू, तू कहाँ था? क्या तूने खाना खा लिया? मैंने कहा, नहीं, अब खाने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, खाना खा ले। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे कहा, बस की डिग्गी में कुछ सामान रखा है जो फेरे के समय हमें चाहिए होगा, तो बस के आसपास ही रहना। जब जरूरत होगी तो मैं खुद आकर सामान ले लूंगा या किसी और को भेज दूंगा। मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप आ जाना, और मैं खाना खाने लग गया। खाना खाने और थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद जब मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो रात का 1 बज चुका था। तभी मैंने सोचा कि बस में जाकर थोड़ा आराम कर लूं, और लड़के के पिता ने भी कहा था कि बस के पास ही रहना है क्योंकि डिग्गी में रखा सामान जरूरत पड़ने पर चाहिए होगा। इसीलिए मैं वहां से अकेला ही बस की तरफ चल पड़ा। अब उस सुनसान रास्ते पर मैं धीरे धीरे अपनी बस की ओर बढ़ रहा था। मैं धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ ही रहा था
कि अचानक मुझे दूर से दिखा कि कोई मेरी बस के पास खड़ा है, लेकिन शायद उसने मुझे आते हुए देख लिया था, इसलिए वह तुरंत वहां से गायब हो गया। जब मैं बस के पास पहुंचा तो मैंने चारों ओर घूमकर देखा, पर वहां मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं बस में चढ़ने वाला था, तभी मेरी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। मैंने देखा कि बस के चारों तरफ एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। फिर मैंने बस के चारों तरफ एक बार फिर चक्कर लगाया और पाया कि वह धागा पूरी बस के चारों ओर कसकर बांधा गया था। यह देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर किसी ने बस के चारों ओर यह लाल धागा क्यों बांधा होगा। जब मैं यहां से गया था तब तो यह धागा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद किसी बच्चे ने शरारत की होगी, लेकिन उसी समय मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस धागे को तोड़कर फेंकने की बजाय मैं बस में चढ़कर आराम करने लगा। जैसे ही मैं आराम कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि बस की छत पर कोई चल रहा है। उसके कदमों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि मैंने बस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी की है, तो शायद कोई बंदर बस की छत पर उछल कूद कर रहा होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी यह सोच गलत साबित हुई, क्योंकि जब मैंने उस आवाज को ध्यान से सुना तो यकीन हो गया कि यह किसी इंसान के चलने की आवाज है, न कि किसी बंदर की। मैंने बस के अंदर बैठे बैठे खिड़की से सिर बाहर निकालकर आवाज लगाई, कौन है बस के ऊपर? लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही मैंने आवाज लगाई, वह आवाज अचानक बंद हो गई। मैं भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वही आवाज फिर से आने लगी। इस बार मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, मुझे बस के बगल में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसी इंसान की थी जो बस के ऊपर खड़ा था। यह देखकर मुझे यकीन हो गया कि बस के ऊपर कोई न कोई है। मैं तुरंत बस से नीचे उतरा और पीछे की तरफ जाकर सीढ़ियों से बस की छत पर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं बस की छत पर पहुंचा, जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी हालत खराब कर दी। मैंने देखा कि बस की छत पर वही आदमी खड़ा था जिसने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ का रास्ता बताया था। ये वही व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, काली बिंदी और काले होठों वाला। मैंने उससे कहा, तुम मेरी बस के ऊपर क्या कर रहे हो? लेकिन वह चुपचाप मुझे घूरता रहा और कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने उससे कहा, चलो उतरो मेरी बस से नीचे। मेरे इतना कहने पर वह व्यक्ति बोला, ठीक है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद यह व्यक्ति दिमाग से थोड़ा पागल है, पर मुझे क्या पता था कि वह वाकई पागल नहीं, बल्कि दूसरों को पागल करने वाला था। हम दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तभी अचानक वह हंसते हंसते अपने दोनों हाथ फैलाकर हवा में उड़ने लगा। यह देखकर मेरी तो सांसें थम गईं। वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए बस के चारों ओर उड़ने लगा और बस के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। अब तक मेरी हालत और भी खराब हो चुकी थी। मुझे अब समझ आ चुका था कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। चारों ओर घना अंधेरा था और इस भयानक दृश्य को देखकर मेरे पैर कांपने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में चक्कर खाकर मैं बस की छत से नीचे गिर जाऊंगा। तभी वह उड़ता हुआ आदमी अचानक मेरे ऊपर आता है और उसने जो कंबल ओढ़ रखा था उसे फैलाकर मेरे ऊपर बैठ जाता है। मैं खड़ा हुआ था और वह किसी बच्चे की तरह मेरे कंधों पर बैठ गया। इसके बाद उसने जोर से मेरी गर्दन को खींचा, जैसे वह मेरी गर्दन को उखाड़कर मुझे मारना चाहता हो। मैं उससे कहने की कोशिश कर रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, लेकिन उस समय मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है और मेरे अंदर खड़े रहने की ताकत नहीं बची। मैं अचानक बस की छत पर गिर गया, जबकि वह आदमी वैसे का वैसा ही हवा में बैठा रहा। जैसे ही मैं नीचे गिरा, वह तुरंत मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। उसने मेरे गले को इतनी जोर से दबाया कि मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। मुझे लगने लगा कि मेरी सांसें थम जाएंगी और यह आदमी मुझे मार डालेगा। जब वह मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा था, तो मैं भयभीत होकर उसके चेहरे की ओर देख रहा था और अपने दोनों हाथों से उसके चंगुल से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, तो उसके मुंह के किनारे के 2 दांत अचानक लंबे होकर बाहर निकलने लगे
और उसके मुंह से खून की लार टपकने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उस समय उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि मुझे लगा कि गले के दबने से तो शायद मेरी मौत हो या ना हो, लेकिन उसके चेहरे को ज्यादा देर तक देखता रहा तो डर के मारे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर उसके चंगुल से अपना गला छुड़ाने की कोशिश की। अब मैं मन ही मन मां विंध्यवासिनी को याद कर रहा था कि हे माता, किसी तरह आज मुझे इस राक्षस से बचा लो। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई भूत पिशाच या बहुत बुरी आत्मा है जो आज मेरी जान लेकर ही मानेगी। तभी अचानक मेरे कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। जब मैंने ध्यान से सुना तो वह उसी दूल्हे के पिता की आवाज थी जिसकी आज शादी थी। वही व्यक्ति जिसने मुझसे कहा था कि बस की डिग्गी में सामान रखा है और उसे लेने के लिए वे या कोई और आएगा। उनकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरे पास अपनी जान बचाने का यही आखिरी मौका है। अगर मैंने इसे भी गवाह दिया तो मेरी मौत निश्चित है। इसके बाद मैंने एक हाथ से जोर जोर से बस की छत को पीटना शुरू किया ताकि उसकी आवाज उनके कानों तक पहुंचे और उन्हें पता चल सके कि मैं बस की छत पर हूं। लेकिन जाने क्यों इतनी जोर से बस की छत को पीटने के बावजूद भी उनकी तरफ मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। वे बार बार मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दे रहे थे। तभी मैंने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ मां विंध्यवासिनी को याद किया और कहा, हे माता रानी, अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। जैसे ही मैं उन्हें याद कर रहा था, अचानक पता नहीं कैसे जिस पीपल के पेड़ के नीचे मेरी बस खड़ी थी, उसकी एक मोटी और भारी टहनी टूटकर उस राक्षस के ऊपर गिर गई। उस भारी टहनी के गिरते ही वह राक्षस उसके नीचे दब गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस टहनी से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ और मैं उसके नीचे नहीं दबा। इसे मैंने मां का आशीर्वाद माना और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए बस की छत से छलांग लगा दी। जैसे ही मैं बस से नीचे कूदा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी पूरी ऊर्जा वापस आ गई है। तभी उस दूल्हे के पिता मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन्हें जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा और उनके हाथ को पकड़े हुए तेजी से लड़की के घर की ओर दौड़ने लगा। वह मुझसे बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। फिर जब हम लोग लड़की के घर के करीब पहुंच गए और वहां कुछ और लोग भी थे, तब मैंने उस दूल्हे के पिता को पूरी कहानी बताई, वह सब जो मेरे साथ हुआ था। थोड़ी ही देर में यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के कुछ बुजुर्गों ने हमें बताया कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हैं, वरना आज हमारी जान बचाने वाला कोई नहीं होता। तब मैंने उनसे कहा, जिसके सिर पर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब गांव के बुजुर्गों ने हमें बताया कि वह एक तांत्रिक था और यह उसी तांत्रिक की आत्मा थी जो कुछ साल पहले मर चुका था। उन्होंने हमें बताया कि कुछ साल पहले गांव के पास की पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता था जो रोज गांव में भिक्षा लेने के लिए आता था। वह तांत्रिक रोज भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन भिक्षा लेते समय उसकी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। उस लड़की को पाने के लिए उसने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग शुरू कर दिया। जब वह तांत्रिक एक दिन भिक्षा मांगने उस लड़की के घर पहुंचा तो संयोग से उस दिन लड़की की तबीयत खराब थी। यह बात लड़की की मां ने उस तांत्रिक को बताई। इसे सुनकर तांत्रिक को मौका मिल गया और उसने उसकी मां को एक धागा दिया और कहा, इस धागे को लड़की के हाथ में बांध देना, इससे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उस धागे को बांधने के बाद लड़की की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन अब वह लड़की धीरे धीरे उस तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगी। उस तांत्रिक की तंत्र विद्या के कारण वह लड़की पूरी तरह से उसके वश में आने लगी। कुछ ही दिनों में तांत्रिक ने उस लड़की को अपने प्रभाव में कर लिया, लेकिन एक दिन अचानक उस लड़की के हाथ से वह धागा टूट गया। धागा टूटते ही तांत्रिक का सारा तंत्र प्रभाव उस लड़की पर से हट गया। असर हटते ही लड़की को समझ में आ गया कि तांत्रिक ने उसके साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। उसे जलता देख गांव वालों और उसके परिवार वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह बहुत बुरी तरह जल चुकी थी। मरते मरते उसने तांत्रिक को श्राप दिया
कि आने वाली अमावस्या तक वह तांत्रिक भी मरेगा। यह सुनकर तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर पूरा विश्वास था और उसने सोचा कि उस पर किसी के श्राप का असर नहीं होगा। तांत्रिक को लगा कि उसकी महान शक्तियां उसे हर मुसीबत से बचा लेंगी। पर जैसा कि उस लड़की ने मरते समय श्राप दिया था, गांव के सभी लोग इंतजार करने लगे कि अमावस्या के दिन क्या सच में कुछ अनहोनी होगी। सभी लोग बेसब्री से अमावस्या के दिन का इंतजार कर रहे थे कि क्या वाकई कुछ अनहोनी होगी। पर अमावस्या के दिन कुछ नहीं हुआ। गांव वालों को लगा कि तांत्रिक के पास इतनी तंत्र विद्या और शक्तियां हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। सभी लोग निराश होकर सो गए। पर जैसे ही अगले दिन सुबह उठे, कुछ लोग गांव से बाहर निकले और पीपल के पेड़ की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक की लाश उस पीपल के पेड़ से फांसी पर लटकी हुई है। यह देखकर पूरे गांव में भय का माहौल बन गया। अब वही तांत्रिक की दुष्ट आत्मा मरने के बाद भी गांव में लोगों को परेशान करती है। खासकर जब भी इस गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो वह आत्मा कुछ न कुछ ऐसा करती है कि शादी ठीक से पूरी न हो पाए। वह रूप बदलकर गांव में आने वाले बाहरी लोगों को भटकाती है। तब गांव वालों ने हमसे कहा कि आज इस लड़की की शादी करवाने के लिए जो पंडित जी आए हैं वह बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं और कई सिद्धियों के स्वामी हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि किसी भी तरह मेरी बस को वहां से निकालने में मदद करें। पंडित जी ने मेरी बात मानी और हम सभी लोग उस पीपल के पेड़ की ओर चल दिए। जैसे ही उन्होंने मेरी बस को दूर से देखा, उन्होंने सख्त हिदायत दी कि कोई भी उस बस को हाथ नहीं लगाएगा वरना जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने समझाया कि बस के चारों ओर जो लाल धागा बंधा है वह तांत्रिक की दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। इसके बाद पंडित जी ने वहां अपने मंत्र पढ़े और अपने ज्ञान से उस धागे को हटाया। जब कुछ लोग बस के ऊपर चढ़कर देखने गए तो बस की छत पर राख का ढेर पड़ा हुआ था, जैसे कि वहां कुछ जला हो। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस टहनी ने उस रात मेरी जान बचाई थी वह अब भी पेड़ पर सही सलामत थी, जैसे वह कभी टूटी ही ना हो। तब पंडित जी ने बताया कि यह सब मां विंध्यवासिनी का चमत्कार था जिन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने कहा कि यह राख तांत्रिक की आत्मा के नाश का संकेत है और मां विंध्यवासिनी ने शायद उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। इसके बाद पंडित जी ने गंगा जल और गोमूत्र मंगवाया और उस राख को साफ करवाकर पूरी बस की शुद्धि करवाई। यह सब रात के करीब 3 बजे उस घने अंधेरे में हो रहा था। सारी क्रिया पूरी होने के बाद मैं पंडित जी के साथ उस बस को लेकर लड़की के घर पहुंचा। वहां पहुंचने पर पंडित जी ने विवाह संपन्न करवाया। जब हम गांव से वापस लौट रहे थे तो गांव वालों ने हमें उसी रास्ते से लौटने नहीं दिया, बल्कि गांव के एक दूसरे सुरक्षित रास्ते से रवाना किया। उस हादसे के बाद मैं कई दिनों तक बीमार रहा और मैंने मां विंध्यवासिनी के मंदिर में कई बार जाकर दर्शन किए। कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद मैं कई दिनों तक बस नहीं चला सका। आखिरकार किसी ने मुझसे कहा कि उस बस को बेच देना ही मेरे लिए बेहतर होगा। मैंने उस बस को बेच दिया और यह मेरी तीसरी बस है, जिसे चलाते हुए आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। उस दिन मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मेरी जान बच गई। आपको भी इस डरावनी घटना से एक सीख लेनी चाहिए कि किसी भी अनजान जगह पर किसी अजनबी से बातचीत से बचें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।